हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नेवर एंडिंग आप कह सकते हैं कि डिबेट है कौन सा बाइक खरीदना सही होगा, हम लोग अपाचे खरीदे या हम लोग पल्सर खरीदे। दोनों ही 2V इंजन है, तो आज यही जो एक डाउट है वही दूर करने की मैं आज इस वीडियो के दौरान पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और ये कंपेरिजन बिल्कुल करना बनता है क्योंकि अभी ये बिल्कुल बाइक अपडेट हो चुकी है। तो दोनों को फ्रेंड्स कंपेयर करके देखेंगे कहाँ तक डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, और बताने की मैं कोशिश करूंगा ड्यूरिंग द राइट कंपेरिजन की कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एसएस बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मेरी बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये राइट कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस या बजाज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आप लोग आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, राइट कंपैरिजन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की जो वॉक अराउंड है वो या फिर आप कह सकते हो डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देन मैं आप लोगों को इसके राइट रिव्यू उस पर ले चलूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इसको फ्रंट व्यू से कंपेयर किया जाए, देखिए जैसे मैं की ऑन करता हूँ, बाकी की फ्रेंड्स नॉर्मल है, कोई वेव की वगैरह नहीं है। देखिए एलईडी डीआरएल है, पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को एलईडी हेडलैम्प की सेटअप देखने को मिल रही है, जो अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर में आते हैं तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। बाकी पूरी तरीके से ये हैलोजन हेडलैम्प की सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी फ्रेंड्स देखिए एलईडी लाइट की भी अपनी खासियत है, हैलोजन की भी अपनी खासियत है। तो ये एक डिबेटेबल है कि मतलब एलईडी सही होगा या फिर हैलोजन। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा नीचे कमेंट में लिखकर कि आप लोगों को कौन सी बेहतर लगती है। टायर अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों के पास ही सेम टायर है, 90/90 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी हाँ, दोनों की टायर मेक जो है वो डिफरेंट है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ, चाहे यहाँ पर ये 162V हो, चाहे यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क हो, दोनों के पास ही सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन है। और फ्रंट जो डिस्क है यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो 270 mm का पेट्रोल डिस्क मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को 280 mm का नॉर्मल डिस्क मिल रहा है। बाकी पेट्रोल डिस्क हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बाकी ये सुविधा इसके पास नहीं है, लेकिन इसमें 10 mm की बड़ी साइज वाली यहाँ पर आप लोगों को डिस्क मिल रही है। बाकी सस्पेंशन आप देख सकते हैं दोनों के पास ही सेम है, इसके पास भी टेलीस्कोपिक है, इसके पास भी टेलीस्कोपिक है, लेकिन यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 31 mm की है, लेकिन अगर आप पल्सर में आते हैं ये आप लोगों को 37 mm की मिलती है। अब अगर इंजन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc SOHC 2 valve एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को देखने को मिलती है। पावर फिगर्स बेशक आपको यहाँ से पल्सर से बेहतर मतलब बेटर और बेहतर मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 16.04 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। अब ये जो मैक्सिमम पावर और टॉर्क है ये आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलती है, क्योंकि अभी ये मोड आ चुकी है इस बाइक में। तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। रेन और अर्बन मोड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम माइलेज मिलती है। और यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी भी कंपनी ने इस्तेमाल किया हुआ है, जो मैं आगे आप लोगों को राइट कंपैरिजन के दौरान पूरी तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी 2V इंजन है। यहाँ पर आप लोगों को 149.5 cc एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DTSI इंजन मिल रही है। यहाँ फ्रेंड्स ये भी एयर कूल्ड है, ये भी एयर कूल्ड है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 14 PS तक की पावर मिल रही है और 13.25 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। GTT जैसी कोई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं की है। बाकी इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि GTT टेक्नोलॉजी जैसा कुछ यहाँ पर काम कर रही है या नहीं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके रेयर सेक्शन के बारे में बताऊँ तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, साइड स्टार इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोगों को 162V में मिलेगी, इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगी। और दोनों में ही आप लोगों को जो चेन मिल रही है वो ओपन चेन है, ठीक है, ताकि स्पोर्टीनेस बरकरार रह सके। तो दोनों की ही जो टायर आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर 120/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, चाहे ये यहाँ पर ये 150 ट्विन डिस्क हो, चाहे वहाँ पर ये 162V हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मतलब ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं ना, तो पीछे में आप लोगों को रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन मिलती है, जो आप लोगों को 162V में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क देखते हैं तो 230 mm की यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। और सस्पेंशन आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जो एंड्योरेंस के जो नाइट्रॉक सस्पेंशन है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। बाकी ट्विन शॉक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर आप डिस्क देखते हैं ना तो 240 mm की मिल रही है, मतलब बड़ी है व्हेन कंपेयर टू पल्सर। और सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही मिल रही है, लेकिन हाँ ये मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विद स्प्रिंग हेड है। और ये तो फ्रेंड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब लोगों ने देख लिया है। और चलिए फ्रेंड्स, दोनों बाइकों की जो मतलब एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लेते हैं, देन विल गो ऑन राइड। यहाँ पर इसको ऑन होने दे देते हैं जी। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ तो कहना होगा, बेसियर नोट जो है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलती है। और चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी पल्सर को भी माप लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कैसी मिल रही है। बाइक तो ऑन हो चुकी है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ ये कहना होगा कि बेसियर नोट इसके पास भी काफ़ी है। अब देख लेते हैं कि राइड करते वक्त आप लोगों को दोनों बाइकों में कहाँ तक डिफरेंस देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पल्सर के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको अभी स्टैंड से हटा दिया है। यहाँ पर किसी तरीके का आपको कोई गियर पोजिशन सेंसर देखने को नहीं मिलते, जो आप लोगों को अभी
ये 162 में देखने को मिल रही है। और जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये काफ़ी बेहतरीन पुल देती है। सेकंड गियर में देखते हैं, हाँ सेकंड गियर में भी सही है, थर्ड गियर में, अरे वाह, थर्ड गियर में भी बहुत सही पुल दे रही है। और चलिए हेलमेट का शीशा डाउन और अभी आराम से बात करते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको बताया है, काफ़ी बेहतरीन पुल आपको मिल रही है। और अगर सीटिंग पोजीशन की मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ ना, तो सीट जो है, कुशनिंग जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। और हाथ की आप पोजीशन देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब देखिए ये फॉक्स क्लिप ऑन हैंडल बार है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर मतलब जो सीटिंग पोजीशन है वो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल फील होती है। और हैंडलिंग भी आपको काफ़ी सही मिलती है बिकॉज ऑफ दिस क्लिप ऑन हैंडल बार। और अब पैर देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी रियर फिटेड है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाइक है ना, मतलब हम लोग 10-15 साल से अब इसको हम लोग इंडियन मार्केट में देख रहे हैं और ये अपनी स्पोर्टीनेस के लिए बिल्कुल जानी भी जाती है। अब अगर इंजन के बारे में स्पेसिफिक बताया जाना फ्रेंड्स, क्या स्मूथनेस मेंटेन करी है बजाज ने इस बाइक के साथ। BS6 मॉडल जो है ना, वो ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है व्हेन कंपेयर टू BS4 मॉडल। बाकी हाँ, पावर ड्रॉप हुई है और वो आपको बिल्कुल समझ में भी आती है। अगर आप लोग BS4 के बाद ये वाली बाइक चला रहे हैं तो पावर ड्रॉप आपको बिल्कुल समझ में आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर आपको मतलब इसकी जो क्लच फील है उसके बारे में बताऊँ ना, तो इज़ ऑन द मिड साइड। मैं सॉफ्ट है ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है। थोड़ी बहुत शायद फटीग भी आपको महसूस हो सकती है अगर आप लोग इसको लॉन्ग राइड्स पे ले जा रहे हैं। और अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ ना, ट्रस्ट मी, इट्स अल्ट्रा स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और हाँ, यहाँ पर अभी तक मैं इसको अराउंड 5 से 7 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर कोई गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम, फॉल्स न्यूट्रल वगैरह ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही है। चाहे वो मतलब डाउन शिफ्ट हो चाहे वो अप शिफ्ट हो, बहुत सही तरीके से हो रही है और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आई है। तो ये फ्रेंड्स इंजन के बारे में तो बात हो ही रही है। और चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट भी मैं आपको करके बता देता हूँ। 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव करती है वो देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी आपको मिल रही है और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर इस बाइक के साथ क्या हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और इसको फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये अभी 60 क्रॉस कर चुकी है, लेट्स सी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि 0 to 60 और 0 to 100 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। बाकी दो चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर देखने लायक है। जब आप यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इवन इन द स्पीड ऑफ 100, या फिर आप मेरा यकीन मानिए इसको आप 123-24 तक भी टॉप स्पीड लेके जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स वाइब्रेशन की ना, अगर आप जूते और ग्लव्स पहने हुए हैं अपने, तो मतलब नेग्लिजिबल फील होगा। फुट पेक्स पे भी उतना फील नहीं होगा, हैंडल बार्स पर भी उतना फील आपको नहीं होगा, ठीक है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 80 से 90 किलोमीटर पर आवर के बीच में अगर आप चला रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो कंफर्टेबल है। फिर आप मान के चलिए 75 to 80 भी अगर आप चला रहे हैं तो वो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है और वहाँ पर आपको कोई स्टेबिलिटी या कोई वाइब्रेशन का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाला है। और अब फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद चलिए इसकी जो ब्रेक टेस्ट है उसको भी करके देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर सिंगल चैनल ABS है, तो सिर्फ फ्रंट ABS एक्टिवेटेड है। और हम लोग 0 to 60 पे ले जाके दोनों फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक दोनों को टेस्ट करेंगे, देन दोनों को साथ में अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय 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 हाय, देख रहे हैं यहाँ पे मतलब ये पत्थर उत्थर पड़ी हुई थी यहाँ पे, तो बाइक फिसल ना जाए इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ फ्रेंड्स, फीडबैक जो आपको बहुत बेहतर मिली है। और यहाँ पर ना ABS की इंट्रूशन भी समझ में आई है, क्योंकि नीचे शायद टायर स्लिप कर जाती, इसलिए क्योंकि नीचे पत्थर वगैरह गिरी हुई थी, तो मुझे ABS की जो इंट्रूशन है वो भी समझ में आई है। चलिए अब रियर ब्रेक को इस्तेमाल करके देख लेते हैं एट द सेम स्पीड ऑफ 60। हाँ वही बात है फ्रेंड्स, मतलब प्रोग्रेसिव है जैसे आपको हर बाइक में देखने को मिल जाती है करीबन इस सेगमेंट में। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 120 mm की आपको रियर टायर मिल रही है। ये देखिए मैंने इसको कितना ज़्यादा लीन किया था। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास ये बाइक है इसलिए मैं इसको बड़बोला बन रहा हूँ, मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसकी परफॉर्मेंस भी आपको उतनी ही सही मिलती है। चलिए अब दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई करके देखते हैं कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी एक साथ अगर अप्लाई किया जाए तो कैसा मिलेगा। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, पूरा स्टॉप पे आ गया था मैं। अब देखिए रियर जो सस्पेंशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस मतलब उसको ना मिड साइड पे सेट किया गया ताकि अगर आप लोग मतलब सिटी राइड्स भी कर रहे हो आपको अच्छा स्टिफनेस मिले। अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं या नॉर्मल जैसे मैं अभी हाईवे पे चला रहा हूँ, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो स्टिफनेस भी बराबर मिले ताकि आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील ना हो। और साथ ही
क्योंकि देखिए ये जो बाइक है ना, गांव देहात में भी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ना हो कि बहुत ज़्यादा झटका फील हो रही है अगर आप गड्ढे वगैरह पे जा रहे हैं तो। बाकी हाँ 40 की स्पीड पे अगर आप मतलब गड्ढे पे जाएंगे तब तो झटका फील होगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा झटका आपको फील नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट का जो सस्पेंशन इज काइंड ऑफ ऑन द सॉफ्टर साइड, लेकिन रियर जो सस्पेंशन है इज ऑन द मिड साइड, ताकि आपको मतलब नॉर्मल रास्ते में भी सही इसकी परफॉर्मेंस मिले, और अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा ऑफ रोड पे भी जाते हैं तो सही आपको परफॉर्मेंस मिले। तो ये सस्पेंशन की बात हो चुकी है। और अब अगर फ्रेंड्स मैं हैंडलिंग की बात करूँ ना, तो अब देखिए हैंडलिंग इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है। मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो बहुत सही है। सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस आपको मिल रही है नॉर्मल रोड्स पे या ऑफ रोड्स पे अगर आप जा रहे हैं हल्का फुल्का, तो वो भी बहुत सही है। और 150 किलोग्राम की बाइक है, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से आप मोड़ना चाह रहे हैं ना बाइक को, बाइक आपकी बात मान रही है, कमांड फॉलो कर रही है आपकी। ये एक बहुत सही चीज़ लगती है मुझे इस बाइक की। और ये बात है कि 150 किलोग्राम वेट है, और अगर आप 162B से कंपेयर करते हैं तो उसकी वेट अराउंड 138 किलोग्राम की है। अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 12 किलो तक ये भारी है, लेकिन आपको ये बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो ये एक चीज़ बहुत सही लगी है मुझे इसकी। और रियर व्यू अगर आप देखते हैं तो रियर व्यू भी आपको दोनों मिरर में से काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पर जो खटक रही है वो है इसकी गियर पोजिशन सेंसर, जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी मतलब इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोग को दिख जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो एक थ्रिल प्रोड्यूस करती है ना जब आप इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, तो ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। इसलिए शायद कंपनी ने अभी तक इसको यहाँ पर अपडेट नहीं दी हुई है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ही रखी हुई है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ये जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ये आप लोगों को देखने में कैसी लगती है। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर फील की बात करूँ, फ्रेंड सस्पेंशन बहुत सही है। आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन में बता दिया है कि स्टेबिलिटी वगैरह सब कैसी आपको वहाँ पर मिल रही है। ब्रेकिंग एबिलिटी भी इस बाइक की बहुत सही है। तो अगर आप लोग दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं तो, और पिलियन कंफर्ट भी इस बाइक में बहुत सही मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे पकड़ के बैठने के लिए जगह सही है। और अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं 60-70 किलोमीटर, अगर ये ऐसा रोड है, सही रोड अगर आप चला रहे हैं 60-70 किलोमीटर आप आराम से बिना रुके चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो ये था फ्रेंड्स एक शॉर्ट राइड रिव्यू फॉर द 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क की जो राइड रिव्यू थी वो देख लिया। और चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको कंपैरिजन करके देख लेते हैं विद दिस बाइक कि आप लोगों को कहाँ पर कौन से एरिया में कौन सी बाइक बेटर परफॉर्मेंस देती हुई दिखेगी। चलिए सबसे पहले बाइक को हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। हेलमेट का शीशा डाउन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। और जैसे मैंने आप लोगों को 150 ट्विन डिस्क में दिखा था, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पावर से खींच रही है। सेकंड गियर में डालकर देखते हैं, ये थर्ड गियर में नहीं, थर्ड गियर में आप लोगों को बजाज पल्सर 150 में ना और ज़्यादा पुल के साथ मतलब खींचती हुई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर उतना पुल नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड गियर में ना डेफिनेटली यहाँ पर आपको पुल जो है वो थोड़ी सी बेटर मिलेगी। फ्रेंड्स होना भी चाहिए, पावर ज़्यादा है, ठीक है, टॉर्क भी यहाँ पर ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, मतलब ये तो इनिशियल मैंने आपको इंप्रेशन दे दिया कि जो इनिशियल पुल है दोनों बाइक में काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेटर आपको फील होती है। अब ये एक बात देखने लायक है, पल्सर की जो सीट हाइट है वो 785 mm की है और यहाँ पर 790 mm की, मतलब कायदे से अब देखा जाए तो ये 5 mm ऊपर है। लेकिन जब आप इस बाइक को चला रहे हैं ना तो आपको ये फील हो रहा है कि आप थोड़ी सी और नीचे बैठे हैं इन कंपेयर टू बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क। और रियर फिटेड फुट पेग जैसे पल्सर में दिख रहा था यहाँ पर भी सेम है, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्लिप ऑन ही मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि सिटिंग पोजीशन में उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप थोड़े से नीचे बैठे हैं, ठीक है। और ये था सिटिंग पोजीशन के बारे में। बाकी कंफर्टेबल सीट तो यहाँ पर भी आपको मिलती है, दोनों में बहुत ज़्यादा सीट कंफर्ट में भी चेंज आपको फील नहीं होगी। और अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द इंजन। अब फ्रेंड्स मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि इनिशियल जो पुल है वहाँ यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर बिल्कुल मिल रही है, बाकी कंपेरेबल है, 19-20 का फ़र्क है। और अगर क्लच एक्शन की बात की जाए ना तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सॉफ्ट महसूस होगी, मतलब कंपेयर टू 150। बाकी ये भी ऑन द मिड साइड ही है, लेकिन 150 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको मतलब सॉफ्ट फील हो रही है। बाकी गियर शिफ्टिंग की बात की जाए, यहाँ पर भी डैम स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग है, चाहे वो आप मतलब आप गियर अप कर रहे हैं, गियर डाउन कर रहे हैं, बहुत मतलब कंफर्टेबल यहाँ पर आपको मतलब विथ स्मूथनेस यहाँ पर आपको ये गियर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। बाकी गियर स्लिप होने का प्रॉब्लम, फॉल्स न्यूट्रल का प्रॉब्लम, यहाँ तक आते आते भी मैंने बाइक को अराउंड 6 से 8 किलोमीटर चला लिया, मुझे तो यहाँ पर वैसे कुछ फील नहीं हुई। बाकी आप कह सकते हैं कि स्मूथनेस के मामले में ना पल्सर 150 थोड़ी सी आगे निकलती है, क्योंकि यहाँ पर ना वो हल्का सा वाइब्रेशन अभी भी कंपनी ने रखा हुआ है और यही एक जगह है जहाँ पर पल्सर थोड़ी सी आगे निकलती है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अबाउट द इनिशियल पंच। और हाँ, इंजन के बारे में इतनी बात हो ही रही है तो चलिए सबसे पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है ना वो भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये अभी 120 mm की जो टायर है उसके साथ आ रही है। तो यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन करके देख लेते हैं कि कितने सेकंड्स में 0 to 60 0 to 100 अचीव कर रही है, स्टेबिलिटी कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है और यहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड कितनी मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑल न्यू 2022
टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V विथ राइड मोड्स 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। सिक्सटी आप लोगों ने देख लिया है। और ये 0 to 100 कितने सेकेंड्स में अचीव कर रही है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब फ्रेंड्स कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अबाउट द वाइब्रेशन। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंडल बार है ना, वहाँ पर हल्की सी आपको बज़ फील हो रही है, और जो लेफ्ट आपको जो फुट पेग है वहाँ पर हल्की सी बज़ महसूस हो रही है, बट दैट इज़ नेवर अनकंफर्टेबल। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हैं तो वो आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करवाएगी। और एक बात है कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी कितनी बेहतर मिल रही है। अब देखिए फ्रेंड्स को आप टॉप स्पीड भी चले जाइए 126 127, वहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं होगी। एटलीस्ट यहाँ पर 100 तक तो मुझे यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 70 to 80 पे इस बाइक को रख दीजिए, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको वाइब्रेशन उतनी फील नहीं होगी, आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा माप लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एक बात तो फ्रेंड्स कहना होगा, अगर आप यहाँ पर 162V की जो नॉर्मल एडिशन है, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन है, जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिल रही है, रियर टायर 120 की आपको नहीं मिल रही है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होगा। और मैं ये एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब मैं 150 टुंडिस चला रहा था और जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, जब मैंने दोनों में कॉर्नरिंग टेस्ट की है ना, मुझे दोनों में काइंड ऑफ सेम परफॉर्मेंस दिखी है, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर आप 110 अगर आप टायर सेक्शन में जाते हैं, जब इस बाइक की जो स्टैंडर्ड एडिशन है जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिल रही है, वहाँ पर ना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ उससे अगर आप 150 टुंडिस को कंपेयर करेंगे तो 150 टुंडिस का परफॉर्मेंस कॉर्नरिंग में आपको बेहतरीन दिखेगी। और उसका श्रेय बिल्कुल जाता है टायर को और सस्पेंशन को। और ये तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कॉर्नरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी बाइक की जो ब्रेकिंग एबिलिटी है उसको भी टेस्ट करते हैं। 0 to 60 पे फ्रंट, 0 to 60 पे रियर, एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देख लेते हैं। ओ हो। अब एक बात तो है फ्रेंड्स, मतलब मुझे ना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। यहाँ पर 270 mm की डिस्क है, पल्सर के पास 280 mm की थी, लेकिन यहाँ पर मुझे वैसा कोई डिफरेंस नहीं दिखा। बाकी ABS की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई, लेकिन पल्सर में फील हुई थी। बाकी ब्रेक बाइट बताइए या फिर फीडबैक बताइए, दोनों में करीबन आपको सेम देखने को मिलेगा। मुझे तो वैसा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। और चलिए अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगेन सेम, मतलब पल्सर के पास 230 mm की थी और यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की यहाँ पर रियर में डिस्क मिल रही है। तो मुझे वैसा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है डिस्क तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। दोनों की ही परफॉर्मेंस करीबन सेम है। यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब प्रोग्रेसिव नेचर ही देखने को मिल रही है रियर ब्रेक की। और चलिए अब दोनों जो ब्रेक है उसको साथ में अप्लाई करके देखते हैं। ओहो, देखा आप लोगों ने, 69 पे आ गया था मैं और 69 से करेक्ट 0 पे आ गया हूँ। बाकी फ्रेंड्स कहना होगा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दोनों ही बाइक की बहुत सही है। मतलब आप दोनों ही बाइक को ना मतलब साइमल्टेनियसली फ्रंट और रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, दोनों बाइक की परफॉर्मेंस आपको सेम लगेगी और बहुत बेहतरीन लगेगी। और अब थोड़ी सी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो GTT टेक्नोलॉजी है ना वो काम कर रही है नहीं। अब मैं 4th गियर पर हूँ, देखिए मैंने क्लच छोड़ दिया है और थ्रॉटल भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखिए बाइक यहाँ पर 20 की स्पीड पे ये मेंटेन कर रही है। और चलिए अब इसको 5th गियर पे डालते हैं एंड देन चेक करते हैं। ये देखिए मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया है, गियर मतलब मैंने क्लच भी छोड़ दिया है, 25 की स्पीड तक जा रही है। तो यही चीज़ होता है फ्रेंड्स कि मतलब कोई से भी गियर पे हैं आप, हल्का सा क्लच छोड़ दीजिए, थ्रॉटल छोड़ दीजिए, मतलब गाड़ी अपने हिसाब से स्पीड लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ये अगर आप सेकंड गियर पे भी करते हैं तो आपको 10, 12, 15 तक की स्पीड मेंटेन करती हुई बाइक दिखेगी। तो इसमें क्या होता है ना, आपकी जो माइलेज है ना बाइक की वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है। और साथ ही एक चीज़ ये भी है कि ऐसा डायरेक्ट कोई मतलब चीज़ आपको पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। बाकी हाँ, अब पल्सर में भी अगर आप हल्का सा ऐसा क्लच और थ्रॉटल रिलीज कर देते हैं ना तो पल्सर भी आगे बढ़ती है, लेकिन कंपनी वैसा कुछ क्लेम नहीं करती कि वो कोई टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है। हाँ, अब एक चीज़ दोनों में जो कॉमन है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। चलिए वो देख लेते हैं कितना अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर पहले साइड स्टैंड गिरा देते हैं,
ये देखिए फ्रेंड्स, साइड स्टैंड मैंने गिरा दिया है, गाड़ी भी बंद हो चुकी है और यहाँ पर देखिए साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। तो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ही बाइक में कॉमन है। बाकी ये मैंने पल्सर में आप लोगों को नहीं दिखाया था, बाकी पल्सर में भी आपको ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे बेहतरीन लग रही है ना, मुझे पता चल पा रहा है कि यहाँ पर मैं कौन से गियर पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं थर्ड गियर पर चला रहा हूँ, अब फोर्थ गियर पे मैंने डाल दिया, तो ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये चीज़ खटक रही है बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क में। बाकी अगर आप हर रोज़ चला रहे हैं, आपको आदत पड़ चुकी है विदाउट दिस गियर पोजीशन सेंसर चलाने की, तो वो बात सही है। लेकिन अगर कोई नया बाइक सीख रहा है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। बाकी ये एक मतलब माइनर सा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि इसमें परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगी इन दोनों बाइकों में बिकॉज ऑफ दिस गियर पोजीशन सेंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और एक सबसे बेहतरीन बात है फ्रेंड्स जो आप लोगों को मतलब पल्सर में नहीं मिल रही है, वो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है फ्रेंड्स, स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ अगर आप मोबाइल के साथ कंसोल को जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप लोगों को पल्सर में नहीं मिलती है। बाकी बैंक अगर आप लोगों ने यहाँ पर मतलब जैसे मैं कॉर्नरिंग कर रहा था तो कितने एंगल पे मैंने मोड़ा है गाड़ी को, वो जो सारी मतलब रेस टेलीमेट्री वाली जो सारी चीज़ें होती है ना, वो आपको मतलब आपको ऐप में देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मतलब भगवान न करे कभी अगर आपकी गाड़ी क्रैश करती है तो इन दैट केस आपने मोबाइल में जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट कर रखी होगी उनको आपका लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा ताकि आपको हेल्प किया जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें फीचर वाइज इसको बहुत ज़्यादा रिच बना देती है, जो आपको पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। सस्पेंशन की अगर बात हो तो बता दूं, यहाँ पर भी रियर जो सस्पेंशन है उसको मिड साइड पे सेट किया गया है, और फ्रंट जो सस्पेंशन है देखिए, ये देखिए देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिप कर रही है ये, तो ये थोड़ा सॉफ्टर है। और पीछे की जो सस्पेंशन है इसको मिड साइड पे सेट किया गया ताकि अगर आप गांव देहात के रास्ते पे भी चला रहे हैं आराम से चलाइए, मतलब नॉर्मल रास्ते पे भी सही इसकी परफॉर्मेंस मिले, और अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा ऑफ रोड पे भी जाते हैं तो सही आपको परफॉर्मेंस मिले। तो ये सस्पेंशन की बात हो चुकी है। और अब अगर मैं आप लोग को इसमें रियर व्यू बताऊँ, हाँ रियर व्यू अगर आप देखते हैं ना तो यहाँ पर आप लोग को बेटर फील होती है। आप अगर यहाँ पर पिलियन कंफर्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो पिलियन कंफर्ट दोनों ही बाइक में सेम है, पिलियन कंफर्ट में भी आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बाइक में ना परफॉर्मेंस वाइज 19-20 का फ़र्क है। किसी को ये बाइक बेहतर लगेगी, किसी को पल्सर, उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन पल्सर एक जो चीज़ में आगे जा रही है ना, वो है उसकी स्मूथनेस, वो है इसकी राइड क्वालिटी, मतलब बहुत सही है पल्सर की। और वहाँ पर वाइब्रेशन ना आपको नेक्स्ट टू नील मिलती है, वो एक पोजीशन है, वो एक पार्ट है जहाँ पर वो बाइक आगे निकलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। यहाँ पर अभी तो सेफ्टी भी इंक्रीज हो गई है, 120 mm का यहाँ पर अभी टायर दे दिया गया है। यहाँ पर अभी आपको GTD टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल डाल दिया गया है, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल डाल दिया गया है, नई कलर के साथ आ रही है। बाइक को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाइज भी अपडेट कर दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस बाइक को खास बना देती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पल्सर में 150 सीसी में बाइक लेनी है, मेरे ख्याल से 150 ट्विन डिस्क बहुत सही है, आप उसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए थी फ्रॉम द हाउस ऑफ TVS जो थोड़ी अपडेटेड हो, जिसकी मॉडल भी मतलब जो लुक है वो भी नई हो, और आपको मतलब माइलेज भी अच्छा मिले, उसमें आपको सेफ्टी भी अच्छी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से अभी तो ये पूरी तरीके से फीचर वाइज अपडेटेड है, सेफ्टी भी इसकी बढ़ा दी गई है और लुक भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है विद दिस, स्पेशली विद दिस टी ग्रे कलर। और प्राइस भी आप लोगों को ये अराउंड 1,52,000 तक में मिल रही। पल्सर का प्राइस थोड़ा कम है, इसलिए वहाँ पर फीचर्स थोड़ी सी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको फीचर्स थोड़ी बेहतर मिल रही है। बाकी दोनों ही बाइक अपने एरिया में बहुत सही है। बाकी ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों में से कितने बजाज पल्सर 150 खरीदना चाहेंगे और कितने लोग ये वाली बाइक को खरीदना चाहेंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।